हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और मैं हूं आप सभी की होम साइंस एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि आपके पूछे गए थे 2012 में। तो 2012 होम साइंस के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी नज़दीक है। अप्रैल में आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग स्टेट में जो आपके पेपर होते हैं होम साइंस के, उनको सॉल्व करें। क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि आपके जो अलग स्टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हूबहू क्वेश्चंस आपके भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये क्लास आपको ज़रूर लेनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि होम साइंस का सिलेबस चेंज नहीं होता है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो पैटर्न चेंज होने से आपके कोर्स में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि आप इस सेशंस को लास्ट तक देखें और जहाँ पे भी डाउट होता है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो आपका होगा वो होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आपका साइकोलॉजी का, यानी बाल आपका जो विकास है उसके साथ साथ जो मनोविज्ञान है उसका हम करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 115 तक हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैम जब PYQs है तो टॉपिक तो मर्ज करके ही देते होंगे, लेकिन मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठाया तो वहाँ केवल इंग्लिश में ही था। तो अब यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से मैंने दोनों को एक तरीके से टेस्ट के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप दोनों स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हालांकि मैं वो पेपर भी आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि किस तरीके से वो पेपर आपका पूछा गया है, ठीक है। सो डोंट वरी। और अगर आप चाहेंगे कि मुझे मैम उस पेपर की PDF चाहिए जो ओरिजिनल है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक। फिलहाल हम सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो 1 से 15 तक क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, फिर आपका अदर टॉपिक आएगा। इस तरीके से लगभग आज के हम 50-60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो हम 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा क्या होता है, लेट हो जाता है। सो जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिएगा, और एक मैं आप सभी को न्यूज़ दे देती हूँ पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले। एक्चुअली क्या है कि जो आपका UGC नेट का रिज़ल्ट आया है उसमें क्या है कि जो प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो कई 1-2 क्वेश्चन, मतलब होम साइंस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। सो और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था। तो लगभग 9 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने, एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन सेम ही दे रखे थे, ठीक है। तो मतलब आपको उसमें तो नंबर मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब आपकी B और C जो ऑप्शन है वो सिमिलर है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि B सही है, C वालों को आप नंबर नहीं देंगे। आपको दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक तो आपकी तरफ से हुई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अभी ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कि उन्होंने मतलब रिवर्स आपका जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने डिक्लेयर किया हो, क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है। उसके साथ साथ जो फाइनल आंसर की थी वो भी आ चुकी है। मतलब रिज़ल्ट जो आपका आया है वो प्रोविजनल आंसर की के बेस पर आया है, जो कि सेम टू सेम वैसा ही दे दिया गया है। अब कई सारे टीचर्स गए थे NTA के पास, तो उन्होंने कहा है, अब देखिएगा क्या होता है। फिलहाल ये न्यूज़ थी, मैं अलग से वीडियो बना के इस चीज़ को आपको बताती, उससे अच्छा था तो मैं आपको क्लास के ही थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो अगर आएगा तो जिन स्टूडेंट को लग रहा है मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और ये नंबर हमें बढ़ सकता है, सो वो थोड़ा सा होप कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ ना आ जाए तब तक हम भी नहीं मानते, है ना। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये न्यूज़ थी और हालांकि उन स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज़ थी जिन्हें लगता है कि अगर मेरे 1-2 नंबर और बढ़ जाते तो शायद मेरा हो जाता। तो हो सकता है कि आपके बढ़ जाए और हो सकता है नहीं भी बढ़े, तो बहुत ज़्यादा होप मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं। एरिक्सन की ईगो डेवलपमेंट की वजह कि वह अवस्था जो स्कूली आयु के अनुरूप है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, एरिक्सन की ईगो डेवलपमेंट की वह अवस्था जो स्कूली आयु के अनुरूप है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं।
पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको कंप्लीट कवर कर लिया सो आपको इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप आराम से कर लेंगे। ऑप्शन है आपका स्वायत्तता बनाम शर्म, बी है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास, थर्ड है पहल बनाम अपराध बोध और फोर्थ है आपका परिश्रम बनाम हीनता। सो बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताइएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आज की सेशन में कर सकें, ठीक। सो यहाँ अगर मैं बात करूँगी स्टूडेंट आपके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा 4 यानी परिश्रम बनाम आपका हीनता, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं और अलग अलग स्किल आपकी सीखते हैं। तो सफलता उन्हें आत्मविश्वास यानी आपका इंडस्ट्री मतलब एक तरीके से आत्मविश्वासी बनाती है, और जबकि अगर वो विफल हो गए तो उनके अंदर क्या आ जाती है, हीनता की भावना आ जाती है। तो सफलता क्या कहलाती है एक तरीके से, अगर आप भी सोचो कि अगर आप किसी चीज़ में सफल हो रहे हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो जाता है कि यस मैं आगे भी, जैसे अभी आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक शायद पीएचडी भी नहीं निकल रहा होगा, लेकिन इस बार उन्होंने पीएचडी भी क्लियर कर लिया। अब उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गया होगा कि अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं नेट भी निकाल सकती हूँ और मैं जेआरएफ भी क्लियर कर सकती हूँ। तो ये जो आत्मविश्वास है ना, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं अगर आप असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अभी तक तो मेरा निकला नहीं, भगवान करे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो वाली हीनता वाली भावना आ जा रही है कि भाई अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है बच्चे के अंदर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कौशल सीखते हैं, अगर सफल होते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, अगर असफल हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या आती है, हीनता की भावना आती है। ये याद रखेंगे। वो तो मैं आपका भी एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, क्योंकि होता है, एक्चुअल में होता है। जब आप किसी चीज़ में थोड़ा सा भी सफल होते हो तो एक अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि यस हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार फेलियर मिल रहा है तो एक अंदर डिमोटिवेशन भी आ जाता है कि आखिरकार हम ही क्यों फेल हो रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं लक का काम होता है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो लक भी आपका साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो लक भी साथ नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि सत्य है। नेक्स्ट है आपका अनुदैर्ध्य शोध यानी लॉन्गिट्यूशनल जो आपका रिसर्च है किसे टालने में मदद करते हैं। ऑप्शन है बाहरी वैधता की समस्याएं, बी है आंतरिक वैधता की समस्याएं, थर्ड है आपका आंतरिक और बाहरी दोनों वैधता समस्याएं, और 4 है विश्वसनीयता की समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट। सो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका होगा 3rd यानी आंतरिक और बाहरी दोनों वैधता समस्याएं, ठीक है। इंटरनल और आपका एक्सटर्नल दोनों वैलिडिटी प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी इसमें, तो ऑप्शन 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देर से माँ बनने पर किस चीज़ का जोखिम रहता है। अगर आप देर से मदर बनते हैं तो आपके मतलब किस चीज़ का जोखिम रहता है। ऑप्शंस आपके क्या हैं देखते हैं। ऑप्शन है मोटा बच्चा, सेकंड है आपका पीलिया वाला बच्चा, थर्ड है आपका मधुमेह वाला बच्चा, और डी है आपका विकासात्मक विकलांगता वाला बच्चा। बताइएगा। लेट मदरहुड हैज़ द रिस्क ऑफ डिलीवरिंग, बताइएगा। ये ऐसी चीज़ पूछा है जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट को जानना भी चाहिए। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका विकासात्मक विकलांगता वाला बच्चा। तो विकासात्मक विकलांगता मतलब बेबी विथ डेवलपमेंटल जो आपका डिसेबिलिटी है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़ती उम्र के साथ जो आपके अंडों की जो क्वालिटी है वो कम होने से क्या होता है, जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है वो बीमारी का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक, लेट मदर बनने से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अक्षरों और शब्दों का छूटना, विकृति और प्रतिस्थापन किसमें देखा जाता है। एंड आपके ऑप्शन है श्रवण दोष, सेकंड है आपका श्वसन संबंधी विकार, थर्ड है आपका उच्चारण विकार, और फोर्थ है आपका सेरेब्रम पॉल्सी।
तो अक्षरों और शब्दों का छूटना, विकृति और प्रतिस्थापन किस में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा स्टूडेंट, क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका उच्चारण विकार। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा कि यह एक बोलने का दोष होता है जहाँ बच्चा शा को थ बोलता है, या एक ये भी चीज़ होती है कि कुछ अक्षरों को छोड़ भी देता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, व्यक्तियों द्वारा लिंग भूमिका यानी सेक्स रोल किसके कारण अपनाई जाती है? ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक अंतर, सेकेंड है आर्थिक अंतर, थर्ड है व्यक्तिगत अंतर एंड फोर्थ है आपका शारीरिक अंतर। सॉरी, खांसी बहुत आ रही भाई। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? आंसर ये है कि आपका थर्ड। ठीक, मेरी तो आवाज़ ही बदल गई। थर्ड आपका आंसर है, यानी शारीरिक अंतर। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो रही हो मेरी खांसी से, बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पे जैविक बनावट के आधार पर समाज द्वारा ये आपकी निर्धारित जो रोल्स होते हैं ये आपका होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बच्चे के परिवार और स्कूल के बीच के अंतर संबंध किस में आते हैं? आपके ऑप्शंस है माइक्रो सिस्टम, सेकेंड है मेसो सिस्टम, थर्ड है आपका मैक्रो सिस्टम एंड फोर्थ है आपका एक्सो सिस्टम। तो यहाँ पे परिवार और स्कूल के बीच की बात की गई है, तो यहाँ पे होगा आपका मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम क्या कहता है? मेसो सिस्टम, जैसे आप जानते हैं कि ये जो आपका सिद्धांत है ये ब्रोफेनब्रेनर का है। तो उनके थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब दो माइक्रो सिस्टम, जैसे आपका घर और आपका स्कूल हो गया, परिवार या स्कूल जो भी कह लें, वो आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं आपका मेसो सिस्टम। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन 7 की बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परेशान जो आपके किशोर हैं उनमें आमतौर पर देखा जाने वाला खाने का विकार है। ऑप्शन है अत्यधिक खाना, सेकंड है विशिष्ट भोजन खाना, थर्ड है तरल पदार्थों पर रहना एंड फोर्थ है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो परेशान किशोरों में आमतौर पर देखा जाने वाला खाने का विकार आपसे पूछा गया है और बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ये एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चे को डर लगता है उसका वज़न बढ़ने का। मतलब वो डर की वजह से खाना खाना ही छोड़ देता है कि ऐसा ना हो कि मैं खाना खाऊं तो मेरा वेट बढ़ जाए। तो ये एक जो डर है ये बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि ये स्थिति में बच्चा हर एक पॉइंट पे अपना कितना कैलोरी मेरा बढ़ा है, कितना कैलोरी मैंने खा लिया है ना, ये सारी चीज़ें करेगा, खाना नहीं खाएगा। ठीक है, और मोटे होने का उसे अंदर से हमेशा डर सताया रहेगा। ठीक है, भले ही मान लो उसका वज़न कम ही हो तब भी उसे लगेगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मैंने इतना खा लिया, अरे मेरा इतना इंच बढ़ गया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है, जो कि गलत है। हम प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं सभी अपने जो फिज़िकल बॉडी है उस पर ध्यान देते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है भाई हम मोटे ना हो, वो ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने खाना छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आप पतले हो जाओगे। खाना छोड़ने से बीमारी और बढ़ेंगी। तो इतना मेंटेन करके चलना है कि ना हम मोटे हो ना ही हमें कुछ विकार उत्पन्न हो। तो ज़रूरी है कि जैसे आप मेंटेन तरीके से चीज़ें करते हैं, हेल्दी फूड खाइए, वो आपके लिए ज़रूरी है, उसमें मोटापा नहीं चलेगा। और जितना आप खाते हैं उतना चलिए भी, जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे मोटापा कभी भी नहीं आएगा। चाहे आप ऑयली चीज़ें खाएं चाहे जो खाएं, बस हर एक चीज़ लिमिट में खानी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया खा रहे हैं तो फुल्की, आजकल तो फुल्की पसंद भी है, फुल्की मतलब गोलगप्पे। चलो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस इतना याद रखना, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, बच्चे को अपना जो वज़न है वो बढ़ने के डर से वो क्या कर देता है, लगभग खाना ही बंद कर देता है। ये आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 को
किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब और ये जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या और नाम है इसका। पहला है आपका टर्नर्स सिंड्रोम, सेकेंड है डाउन सिंड्रोम, थर्ड है फिनाइल कीटोनूरिया और 4 है आपका लबस्टर क्ला। तो ट्राइसोमी 21 को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसका क्या है, राइट आंसर है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके 21वें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 21वें जो गुणसूत्र है उसकी जो एक्स्ट्रा कॉपी है वो एक तरीके से आ जाती है, उसी को कहा जाता है आपका डाउन सिंड्रोम। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा लिंग भूमिकाओं को सीखता और स्वीकार करता है। ऑप्शन है लिंग प्रथाएं, सेकंड है आपका लिंग समाजीकरण, थर्ड है लिंग मानक और फोर्थ है लिंग मानक। मुझे लग रहा है थर्ड एंड फोर्थ सेम है। यहाँ पे नॉर्म लिखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, डिफरेंट है, हिंदी मीनिंग सेम लग रहा है आपको। ठीक, सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के करेक्ट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा सेकेंड, यानी लिंग समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, लड़कों में फ्रायड की ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा लड़कियों में डैश कॉम्प्लेक्स के समान है। मतलब कहने का मतलब है जो फ्रायड की जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो लड़के हैं उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और लड़कियों में क्या है ये आपसे पूछा गया है। एंड आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज, सेकेंड है आपका जोकास्टा, थर्ड है इलेक्ट्रा एंड फोर्थ है आपका क्लाइटेमेनेस्ट्रा। बताइएगा। तो देखो सिंपल है, इसको हमने कई बार पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है। तो लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा। लड़कों में जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है इसमें वो क्या होते हैं, माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है, माँ से लगाव और माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और पिता से ईर्ष्या करते हैं। ठीक, यहाँ पे लड़कियों में होता है पिता के प्रति इनका ज़्यादा लगाव होता है, माँ से ईर्ष्या होती है। मतलब उनके थ्योरी के हिसाब से ईर्ष्या का मतलब ये नहीं कि जलन हो रही है, बट ये रहता है अटैचमेंट वाइज, वो पिता में ज़्यादा अटैच होती हैं जो लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं वो माँ के प्रति अटैच ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर। कई बार ये याद करने में दिक्कत हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है, तो जैसे मान लो लड़का दिया है शॉर्ट है तो इसका देखो लॉन्ग दिया है, लड़कियां थोड़ा सा बड़ा है इसका शॉर्ट दिया, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। नहीं आप कहोगे कि मैम हम गर्ल्स लिख ले बॉयज़ लिख ले सेम ही हो जाएगा, है ना। तो याद करने के तरीके हैं, अपना अपना तरीका अपना सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप अपना ये सोच लो, है ना, तो ये कन्फ्यूज़ ना होना। इलेक्ट्रा लड़कियों का और आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे एक भावना से दूसरी भावना में बदल जाते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं होती हैं स्टेबल, स्थिर, अव्यवस्थित, क्षणिक यानी अस्थायी या फिर भ्रमित। जो बच्चे के इमोशंस है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो वो पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका जब चीज़ें चेंज हो रही हैं यानी अस्थायी हैं, क्षणिक है, कुछ समय के लिए अब उन्होंने ये सोचा, कुछ टाइम बाद उनके इमोशंस चेंज हो गए, कुछ और सोचने लगे, मतलब कुछ और फील करने लगे। ठीक, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 पर देखते हैं, कैटल ने बुद्धि को किस प्रकार विभाजित किया है। ऑप्शन है तार्किक और भाषाई, सेकंड है आपका तरल और क्रिस्टलीय, थर्ड है अंतः और पारस्परिक और फोर्थ है योगात्मक और मिलनसार। तो कैटल ने बुद्धि को किस प्रकार विभाजित किया है ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन होगा सेकेंड तरल और आपका क्रिस्टलीय करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, ठीक है, यानी ब्रेन जो डैमेज है किस में हो सकती है। दम घुटना, एस्फेक्सिया,
सेकेंड है टाइफाइड, थर्ड है पीलिया एंड 4 है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। अभी हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा ये क्या है। कमेंट में मुझे बताइए, जो लोग अभी इस वक्त मेरी क्लास देख रहे हैं तुरंत कमेंट में बताओ कि अभी मैंने एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में क्या बताया, इसका मीनिंग क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, बताइएगा जल्दी से सभी स्टूडेंट, क्योंकि आप मेरे साथ साथ क्लास ले रहे हैं। जो स्टूडेंट बाद में भी ले रहे हैं कोई इशू नहीं है, बाद वाले भी बताओ, क्योंकि तभी मुझे लगेगा ना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छे से क्लास में, आपका ध्यान क्लास में है कि नहीं ये भी मुझे चेक करना है। तो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ते भी हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिएगा तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका दम घुटना एस्फेक्सिया। ठीक, इसमें क्या होता है, जन्म के समय ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, मर सकती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक मेडिकल डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं में विशेषज्ञता रखता है। ऑप्शन है नैदानिक मनोवैज्ञानिक, सेकंड है सामाजिक कार्यकर्ता, थर्ड है आपका प्रोस्थेटिस्ट और आपका फोर्थ है आपका मनोचिकित्सक। तो 14 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका है मनोचिकित्सक। ऑप्शन फोर्थ आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिएगा फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार बच्चे लिंग की अवधारणा को किसके माध्यम से समझते हैं। सवाल पूछना, सेकंड है नकल करना, थर्ड है अभिनय करना और फोर्थ है सुनना। तो बच्चे लिंग की अवधारणा को किसके माध्यम से समझते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो क्या है आपका नकल करना। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर उसे क्या करना, दोहराना, रिपीट करना। ठीक, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड उनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपके यही रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपको टॉपिक भी क्लियर होता जा रहा है कि हम कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग नहीं है, अब तक आपने उनके क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास जो केंद्रीय भागों से परिधीय भागों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है सिर से पैर, सेकेंड है दिशात्मक, थर्ड है प्रोक्सिमो डिस्टल और फोर्थ है आपका ग्रेडियंट। सो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं बढ़िया आके अच्छे से लाइक कर दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मुझे अच्छा लगेगा। सो राइट आंसर बताइएगा स्टूडेंट, इसका क्या होगा कि विकास जो केंद्रीय भागों से परिधीय भागों की ओर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल। ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर से पैर वाला मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे अगर क्वेश्चन यही चेंज हो जाता कि विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है ना। अभी तो केंद्रीय भागों से परिधीय भागों में पूछा गया, सेंट्रल से पूछा गया। अब अगर आपको हेड टू टो हो, हेड टू टो, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लो, और यहाँ पे मतलब सिर से पैर की बात हो तो क्या होगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट तुरंत करिए जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं इस वक्त, चाहे आप बाद में देख रहे हो, चाहे आप जितने दिन बाद देख रहे हो। अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहती हूँ आपको पता है या नहीं। सो यहाँ पे तो हमने देख लिया, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊँगी। फिलहाल आप मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा अधिग्रहण उपकरण LAD का वर्णन किया। ऑप्शन है आपका कोहलबर्ग, सेकेंड है एरिक्सन, थर्ड है पियाजे एंड फोर्थ है चोम्स्की। बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका है चोम्स्की। अगर भाषा अर्जन की बात होगी, भाषा की बात होगी तो इसमें आपके
चोम्स्की ही आएंगे। और पियाजे आपको किस में आते हैं? पियाजे आते हैं आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग आप जानते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। और एरिक एरिक्सन का आप हमें बताओ, क्योंकि अभी अभी हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी की भी चीज़ें आपसे पूछी, तो अब इसको कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि हम लाइव सेशन तो लेते नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे आपका पता नहीं चलता कि आप पढ़ने में ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। कटा हुआ तालू, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कटा हुआ तालू कितने जन्मों में एक साथ देखा जाता है? ठीक है, यहाँ 1000 जन्म से पहले ये ऐसे करके निशान लगा है। ठीक है, यहाँ पे है आपका 1000 से 10,000 जन्म, यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख जन्म, और यहाँ लिखा हुआ है आपका 1 लाख जन्म से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे वाला कम, ऐसे वाला ज़्यादा। ठीक, निशान से थोड़ा सा याद रखेंगे, बताइएगा। सॉरी। सो यहाँ पे आपका क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाइगोस्की के अनुसार वास्तविक और संभावित विकास के बीच की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन है विकास क्षेत्र, डेवलपमेंट जोन। सेकेंड है आपका क्षेत्रीय विकास यानी जोनल डेवलपमेंट। थर्ड है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और फोर्थ है अधिकतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ मैक्सिमम डेवलपमेंट। सो यहाँ पे वाइगोस्की की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। उनकी जो थ्योरी है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनमें उन्होंने कहा है कि बच्चे जो सीखते हैं वो सोशली इंटरैक्ट करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चे भी जो सीखते हैं वो समाज के द्वारा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं, और भाषा उनकी टूल का काम करती है। भाषा एक माध्यम है, अपने आचार और अपने विचारों को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, वो भाषा ही एक माध्यम होता है। तो यहाँ पे जो आप वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो वाइगोस्की की थ्योरी में MKO की बात की गई है, स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, ZPD की बात की गई है। सो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ZPD की। ZPD में स्टूडेंट क्या होता है? ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया, यहाँ होता है आपका वास्तविक और संभावित विकास के बीच की दूरी। वास्तविक मतलब जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप साइकिल में बैठे आप सीख रहे हैं बिना किसी सहायता के। अब यहाँ क्या हो रहा है? संभावित विकास। संभावित विकास वहाँ पे हो जाता है जहाँ पे आपको कुछ मदद मिल जाती है, यानी टेम्परेरी हेल्प आप इसको कह सकते हो। जब आपको अगर टेम्परेरी हेल्प मिल जा रही है, अगर साइकिल पीछे से कोई पकड़ के थोड़ी दूर तक लेके जाता है तो हम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, यानी आगे हम साइकिल चला पाते हैं। यह मैथ वाला जो याद कर लो कि भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? वास्तविक है, लेकिन हम बीच में अटक गए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, आगे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वही संभावित विकास मतलब टीचर आए, थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया और हम क्वेश्चन सॉल्व कर गए, ये हमारा क्या है? संभावित विकास है। सो इसके जो बीच का होता है वो आपका होता है ZPD, यानी इसमें बच्चे का विकास, ये गुंजाइश होती है कि आगे बच्चा और बेहतर कर पाएगा। ठीक, सो ZPD टेम्परेरी हेल्प की तरह ही होती है, यानी एक ऐसी हेल्प जिसमें आप मदद तो करते हैं लेकिन मदद करने के बाद आप फुल मदद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में और बच्चा आगे अपने आप करता रहता है। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन 20 है, आपका दिया है 90 dB पर श्रवण अक्षमता जो आपका हेयरिंग डिसेबिलिटी है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है हल्की, मध्यम, गंभीर या फिर अत्यधिक गंभीर। तो ये डेसिबल होता है, डेसिबल में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आपकी मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 90 की बात हुई है ना, 90 पर श्रवण अक्षमता क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। सो ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, गंभीर। ठीक है,
ऑप्शन थर्ड। 90 के ऊपर जाता तो अत्यधिक होता। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात यानी सेक्स जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या होती है वो आपका 927 1000 पुरुषों में, 914 ठीक है 1000 में, 943 आपका 1000 में, 996 आपका 1000 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें उसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो है 943 आपका 1000 में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका, देखते हैं, बिग 5 थ्योरी के अनुसार यह कारक आवेगों के नियंत्रण और दिशा से संबंधित है। ऑप्शन है कर्तव्यनिष्ठा, सेकेंड है सहमति, थर्ड है आत्मनियंत्रण और फोर्थ है आपका प्रभुत्व। बताइएगा। बिग 5 थ्योरी के अनुसार यह कारक आवेगों के नियंत्रण और दिशा से क्या है, संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट कर्तव्यनिष्ठा। ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह एमआर यानी मानसिक जो मंदता है स्थिति मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करती है। ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड है फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम, थर्ड है पीकेयू और फोर्थ है हाइड्रोसेफली। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, बताइए, आपके पास प्रॉपर आपके पास समय है और आराम से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस के राइट आंसर की, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका स्टूडेंट ऑप्शन सेकेंड फ्रैजिल एक्स आपका जो सिंड्रोम है। तो एक ये बौद्धिक अक्षमता और ऑटिज्म का सबसे आम वंशानुगत कारण होता है, ये आप मानेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे आपका विकासात्मक डेवलपमेंट, आपका कॉग्निटिव और आपका जो शारीरिक लक्षण है वो तीनों चीज़ें इसमें प्रकट होती हैं। तो जैसे मान लो चेहरा लंबा होना, बड़े कान हो जाना, है ना, बोलने में देरी हो सकती है, और ये मतलब पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि पुरुषों को महिलाओं की मां बनने की क्षमता से ईर्ष्या होती थी। व्हाट, भगवान जाने कैसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि पुरुषों को महिलाओं की मां बनने की क्षमता से ईर्ष्या होती थी। ऑप्शन है आपका कैरन हार्नी, सेकेंड है सिगमंड फ्रायड, थर्ड देखते हैं, थर्ड है अन्ना फ्रायड और फोर्थ है आपका अल्फ्रेड एडलर। बताइएगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि पुरुषों को महिलाओं की मां बनने की क्षमता से ईर्ष्या होती थी। कैरन हार्नी, सिगमंड फ्रायड, अन्ना फ्रायड या फिर अल्फ्रेड एडलर। बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा कैरन हार्नी। ठीक है,
सो कैरन हार्नी का जो थ्योरी है उनमें आपका क्या है, गर्भ ईर्ष्या। ठीक है, तो हार्नी ने जो सिगमंड फ्रॉइड के जो विचार हैं उनका खंडन करते हुए ये रीज़न दिया कि पुरुष महिलाओं की जो गर्भधारण है, जो प्रसव हो, जो स्तनपान कराने की जो क्षमता है उससे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ये 1920 और 1930 के दशक में उन्होंने जो मनोविशेषक हैं आपके कैरन हार्नी, उनके द्वारा विकसित जो आपका स्त्री मनोविज्ञान है, ठीक है, कौन सा मनोविज्ञान, आपका स्त्री मनोविज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा था, जो कि आपके फ्रायड के लिंग ईर्ष्या सिद्धांत के थोड़ा सा अपोजिट था। तो ये फ्रायड को क्या करते हैं, उनकी जो थ्योरी है उनके ऊपर वो तर्क देते हैं और वो ऐसा कहते हैं। तो दोनों का मतलब कंपटीशन ही चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल हमें जानना था राइट उत्तर और हमें राइट उत्तर मिल चुका है। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज की आंतरिक भावनाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। ऑप्शन है केस स्टडी, सेकंड है साक्षात्कार, थर्ड है प्रक्षेपी परीक्षण और फोर्थ है आपका समाज मिति। तो मरीज की आंतरिक भावनाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है कि मरीज की आंतरिक भावना का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि है, जो आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रक्षेपी परीक्षण। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, इसमें जो अवचेतन मन की जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको उजागर करती है, जबकि आपका इंटरव्यू और केस स्टडी जो आपका दिया हुआ है ये आपका सतही जानकारी के लिए है। ठीक है, सो याद रखेंगे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का वर्णन करने में निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तावित की। सामूहिक अचेतन, सुपर ईगो, स्कीमा और आपका चिंता। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सामूहिक अचेतन। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखते हैं, गर्भावधि के बाद 1.5 किलोग्राम वजन के साथ पैदा हुआ बच्चा है। ऑप्शन है आपका असामान्य बच्चा, सेकंड है सामान्य बच्चा, थर्ड है तिथि के अनुसार छोटा बच्चा और फोर है समय पूर्व बच्चा। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से बताइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। गर्भावधि के बाद 1.5 किलोग्राम वजन के साथ पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाता है? असामान्य बच्चा, सामान्य बच्चा, तिथि के अनुसार छोटा बच्चा या फिर समय पूर्व बच्चा। बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, वो आपका है ऑप्शन थर्ड, तिथि के अनुसार आपका क्या है? छोटा बच्चा। ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिथि के अनुसार आपका छोटा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विकासात्मक विकारों की प्रसव पूर्व पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ऑड्रियोमेट्री, सेकेंड है इम्यूनोसेंट्रिस, थर्ड है अपगार और फोर्थ है आपका प्रसव पूर्व परीक्षण। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इम्यूनोसेंट्रिस। आपका ऑप्शन जो सेकेंड है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की वह विफलता जिसमें व्यक्ति उसी अवस्था में अटका रहता है। ऑप्शन है ठहराव, सेकेंड है निर्धारण, फिक्सेशन, थर्ड है आपका प्रतिगमन एंड फोर्थ है आपका फिर से होना।
तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की वह विफलता जिसमें व्यक्ति उसी अवस्था में क्या रहता है, अटका रहता है। तो ये जो है आपका, ये है आपका फिक्सेशन यानी निर्धारण, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो है सेरेब्रल आपका जो पॉलिसी है उसके किस स्थिति में मस्तिष्क सपृष्ठ आपका विरोधी मांसपेशियों के बीच का संतुलन क्या हो जाता है, एक तरीके से खराब हो जाता है। ऑप्शन है स्पार्टिसिटी, सेकंड है एथेटोसिस, थर्ड है एटैक्सिया एंड फोर्थ है कंपन और कठोरता। बताइएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? तो राइट आंसर है आपका एथेटोसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग साइंस से क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 31 से लेकर 45 तक क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं 31 क्वेश्चंस का क्या पूछा गया है। बड़ी संरचनाओं के कवर के रूप में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों में किसके प्रति उत्कृष्ट ताकत होनी चाहिए? कतरनी यानी शेयरिंग, सेकंड है आपका फटना, थर्ड है आपका तन्यता और फोर्थ है आपका विस्फोट या फटना। 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तन्यता, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 32, सिल्क फाइब्रोइन पॉलीमर में सबसे अधिक पाए जाने वाले 3 अमीनो एसिड हैं। ऑप्शंस हैं आपके ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, सेकेंड है सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, थर्ड है आर्जिनिन, सेरीन और एलानिन और फोर्थ है ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और सेरीन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। यानी सिल्क फाइब्रोइन पॉलीमर में सबसे अधिक पाए जाने वाले 3 अमीनो एसिड हैं। देखिएगा, बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका वेट, ऑप्शन फर्स्ट, यानी ग्लाइसिन, एलेनिन और आपका सेरीन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्लाइसिन है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग अगर इसका परसेंट की बात करें तो 43 से 46% तक होता है। वहीं एलानिन की बात करें तो यह दूसरा प्रमुख अमीनो एसिड होता है जो आपका लगभग 30% तक होता है। और जो थर्ड आपका है सेरीन, यह तीसरा प्रमुख अमीनो एसिड है जो लगभग आपका होता है आपका 12% तक, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, फाइब्रोइन के क्रिस्टलीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बनाते हैं, जो रेशम को क्या करता है, एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि 10 सेंटीमीटर लंबे कपड़े के नमूने में ताने के धागे का टेकअप प्रतिशत क्या होगा यदि खींचा हुआ ताना 12 सेंटीमीटर है? 10%, 20%, 30% या फिर 15%? बताइएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 20%, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 34 क्वेश्चन को देखते हैं। डिज़ाइन में शामिल करने से पहले फिटिंग की समस्या को दूर करने में सहायता करने वाला उपकरण है
फिटिंग गाइड, सेकेंड है कंटूर गाइड, थर्ड है कर्वेड गाइड और डी है सब है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, आराम से बताइए। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके राइट आंसर की, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंटूर गाइड, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है डिज़ाइन में शामिल करने से पहले फिटिंग की समस्या को दूर करने में सहायता करने वाला जो उपकरण है वो आपका क्या होता है, कंटूर आपका गाइड होता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर जो आपका वेट है वाले जो फाइबर किसके द्वारा काटे गए होंगे। यानी फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूछा गया है आपका अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर आपके वेट वाले फाइबर किसके द्वारा काटे गए होंगे। ऑप्शन है गीली कताई, सेकेंड है सूखी कताई, थर्ड है मेल्ट स्पिनिंग एंड फोर्थ है आपका जेल स्पिनिंग। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन फोर्थ यानी जेल स्पिनिंग। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें, ब्लूशन फाउंडेशन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है नेकलाइन पर योग, सेकेंड है नेकलाइन पर इलास्टिक, थर्ड है हेम लाइन पर इलास्टिक एंड फोर्थ है बायस कट। क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट है भाई, तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इतना भी इजी नहीं है। सो यहाँ पे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो 36 का जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा हेम लाइन पर इलास्टिक। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपका क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रक्रिया के बाद कपड़े की तन्यता शक्ति कम हो जाती है। जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा यानी फर्स्ट एंड सेकेंड होना चाहिए। यहाँ थर्ड की जगह सेकेंड कर देते हैं, अगर सेकेंड कर देंगे तो सही हो जाएगा। यानी जल अपघटन और ऑक्सीकरण दोनों आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है आपका कपड़े में घर्षण क्या कर सकता है। धागों की स्थिति बदलना, सेकेंड है रोएदार सतह विकसित करना, थर्ड है अप्रिय चमक लाना एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो कपड़े में घर्षण क्या कर सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ 3 अबव। ऑल ऑफ 3 अबव नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मामले में ताने के धागे के अतिरिक्त सेट के ढीले होने से पाइल बनती है। ऑप्शन है आपका दोहरी कपड़े की विधि, सेकेंड है ओवर वायर विधि, थर्ड है टेरी वीव विधि और डी है आपका मतलब 4 संपीड़न विधि। एक बार फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड यानी टेरी वीव विधि मेथड। टेरी वीव मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 पर हम आ चुके हैं।
फाइबर में उच्च बढ़ाव, एक फाइबर में उच्च बढ़ाव किसकी उसकी क्या दर्शाता है? अरे भगवान बताइएगा। आज हिंदी बोलने में बड़ी समस्या हो रही, बोलने में नहीं हो रही, मेरी एक्चुअली ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं। क्रिस्टलीय संरचना, सेकेंड है अनाकार संरचना, थर्ड है उन्मुख संरचना और 4 है 2 और 3 दोनों। तो एक फाइबर में उच्च बढ़ाव उसकी क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका अनाकार संरचना। ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 की बात करते हैं एंड 41 में 4 ऑप्शन का है, अच्छा नीचे चलेगा। तो यहाँ पे है बुने हुए डिज़ाइन बनाने में शॉर्ट इन आधारित वितरण प्रणाली का लाभ आपसे पूछा गया है एंड आपके ऑप्शन है धारियों की कम संभावना और बेहतर पैटर्न दोहराव, सेकेंड है धारियों की अधिक जिम्मेदारी, थर्ड है कम जवाबदेही और ख़राब दोहराव एंड जो 4 है वो है आपका अधिक दायित्व और ख़राब दोहराव। तो 41 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धारियों की कम संभावना और बेहतर पैटर्न दोहराव। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है जब कपड़ों में हाइग्रल विस्तार का उच्च मान देखा जाता है तो यह क्या पैदा करता है? ऑप्शन है कपड़ों की खराब दिखावट, सेकेंड है फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग का डिलेमिनेशन एंड थर्ड है सीवन में सिकुड़न एंड फोर्थ है ऑल यानी सभी। बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल सभी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 प्रक्रियाएं जो सामग्री में प्रत्येक जेनेरिक फाइबर की मात्रा निर्धारित करते हैं। ऑप्शन है जलने के परीक्षण, सेकेंड है गुणात्मक प्रक्रियाएं, थर्ड है मात्रात्मक प्रक्रियाएं एंड फोर्थ है 1 और 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मात्रात्मक प्रक्रियाएं, ऑप्शन थर्ड। चलिएगा 44 की बात करें तो 44 क्वेश्चन है विस्कोस पॉलीमर सिस्टम में होता है अधिक अनाकार कम क्रिस्टलीय, सेकेंड है कम अनाकार अधिक क्रिस्टलीय, थर्ड है अधिक अनाकार क्रिस्टलीय नहीं एंड 4 है कम अनाकार और कम क्रिस्टलीय। तो विस्कोस पॉलीमर सिस्टम में होता है। 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अधिक अनाकार और कम क्रिस्टलीय। ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अतिरिक्त आकृतियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द जिसमें वैकल्पिक प्रत्येक पंक्ति में रंग बदल जाते हैं। ऑप्शन है सेनील, सेकेंड है अतिरिक्त रंग भरना, थर्ड है चिंटेजिंग और 4 है आपका एक्सचेंज कलरिंग। 45 का राइट आंसर होगा आपका, हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्सचेंज कलरिंग। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्या आप चाहते हैं कि ये हम पार्ट 4 भी कवर करें जहाँ पे आपका फाइबर साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और गवर्नमेंट आपका इससे भी आएगा क्वेश्चन, वस्त्र विज्ञान और फाइबर विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे जो 46 से 60 तक होंगे। तो इसको भी करें या ना करें? नेक्स्ट डे करें क्या इसको? बताइएगा। कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, 60 ही है। चलिए कर लेते हैं, जब क्वेश्चंस आए हैं तो कर ही लेते हैं। चलिएगा तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितने सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी
और आप उन्हें देख पाएंगे। समय समय से नोटिफिकेशंस भी आपके पास आएंगे, तो नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लेना, ठीक है। चलेगा, कर लेते हैं इनको भी, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो फाइबर विज्ञान और वस्त्र निर्माण, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक काम करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम बेस्ड टाइम भी दे दूंगी, जहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट वहीं पे क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम क्या, मैं अपने एक वीडियो में मैंने शायद ट्राई किया है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे, शायद मेरे से हो जाए। अगर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा टॉपिक, तुरंत आप वहीं पे पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, कपास के रेशे में रिवर्सल किसके बिंदु होते हैं? ऑप्शन है घुमाव में बदलाव, सेकेंड है आपका इनोवोल्यूशन, थर्ड है सर्पिलाकार रेशों के परिमाण में परिवर्तन, और फोर्थ है नकारात्मक अवशोषण। तो 46 का जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, वो आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका घुमाव में बदलाव। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें तो कपास और विस्कोस गुणों में किसके कारण भिन्न होते हैं? ऑप्शन है पॉलीमर श्रृंखला की लंबाई, सेकेंड है अभिविन्यास और क्रिस्टलीयता, थर्ड है रासायनिक प्रकृति, और फोर्थ है अनुप्रस्थ काट, जो काट संरचना है वो। 47। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अभिविन्यास और आपका क्रिस्टलीयता। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास मोनोमर की दोहराई जाने वाली इकाई आपसे पूछी गई है, एंड आपके जो ऑप्शन है वो है आपका सेलोबियोज, और आपका क्या है सेलुलोज, पॉलीमर, और आपका कोपोलीमर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कपास मोनोमर की दोहराई जाने वाली जो इकाई है वो आपसे पूछा गया है, तो आपका है सेलोबियोज। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों को चुनें। ऑप्शन देखते हैं, एलूर और आपका वारंगल, सेकेंड है नारायणपेट और आपका नरसपुर, थर्ड है पोचमपल्ली और गढ़वाल, फोर्थ है पेदापुरम और पटरू। बताइएगा, आंध्र प्रदेश में जो आपका कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र हैं वो आपको चुनना है, तो है आपका एलूरू और आपका वारंगल। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 50 क्वेश्चंस पर आ गए हैं, अभी केवल आपके 10 क्वेश्चंस बाकी हैं। 60 क्वेश्चन हमने कहा था। यदि फाइबर हुक के नियम का पालन करता है तो लोड बढ़ाव वक्र होगा। एक सीधी रेखा के बाद एक वक्र रेखा, सेकंड है घुमावदार रेखा, थर्ड है सीधी रेखा, और फोर्थ है आपका घुमावदार रेखा के बाद सीधी रेखा। बताइएगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है चोली में एक पैनल शैली है। चोली में एक पैनल शैली है, ठीक है। ऑप्शन है आपका डार्ट के बराबर नहीं, छाती के ऊपर से गुजरता है, सेकंड है आपका यह डार्ट के बराबर नहीं और छाती के ऊपर से नहीं गुजरता, थर्ड है डार्ट के बराबर बस्ट के ऊपर से गुजरती है, एंड फोर्थ है आपका डार्ट के समान छाती के ऊपर से नहीं गुजरता है। नहीं गुजरता मतलब ये। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा थर्ड, यानी आपका क्या है, डार्ट के बराबर बस्ट के ऊपर से गुजरती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन है, एकमात्र द्विघटक जो आपका प्राकृतिक फाइबर है वो है कपास, अलसी, ऊन और आपका रेशम, फ्लैक्स, कॉटन, वूल और आपका सिल्क। सो 52
इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर है आपका वूल, ऊन ऊन ऊन। ठंडी तो निकल गई, अब ऊन भी रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पेग स्कर्ट सिल्हूट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आपके हैं कमर और हेम पर अतिरिक्त घेरा जोड़ना, सेकंड है कमर पर चौड़ाई जोड़ना और हेम पर पतला करना, थर्ड है कमर पर पतलापन और हेम पर गुलाई, फोर्थ है कमर और हेम पर कोई फुलनेस नहीं है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 53 का, जो आपको राइट आंसर बताना है वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा स्टूडेंट कमर पर चौड़ाई जोड़ना और हेम पर आपका पतला करना। ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 54 को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण किसकी एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है अणुओं को अलग करके छोटी श्रृंखला बनाना, सेकेंड है अणुओं को जोड़कर बड़ी लंबी श्रृंखला बनाना, थर्ड है पॉलीमर फाइबर को एक साथ कताई करना, एंड फोर है इसमें से कोई भी नहीं। तो 54 का अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड अणुओं को जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है उस कपड़े की पहचान करें जो रंग के अलग अलग छोटे अलग धब्बों से ढका हो। ऑप्शन है बर्ड्स आई, सेकेंड है शिकारी कुत्ते का दांत, थर्ड है सतत रेखा और फोर है धारीदार रेखा। ये ये हिंदी जो दिया है ना, हिंदी अलग ही टाइप का दिया हुआ है। मैं भी पढ़ती हुई चली जा रही हूँ, मतलब कहाँ हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है। वाह, अगर यही ट्रांसलेट करने को कह दिया जाए कि भाई इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर दो तो ऐसे ही ट्रांसलेट आएंगे। देख रहे हो भाई ट्रांसलेट में क्या लिखा है क्या दिया है? हाउंड टूथ, और इसमें दिया है शिकारी कुत्ते का दांत। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग और ये मेरी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बर्ड्स आई। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रेशों के चयन में अत्यधिक चिंता के दो गुणवत्ता आयाम आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन पहला है रेशे की लंबाई और सूक्ष्मता, सेकंड है फाइबर की लंबाई और वजन, थर्ड है रेशे की महीनता और वजन, फोर्थ है आपका रेशे की मजबूती और रेशे की परिपक्वता। तो कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रेशों के चयन में अत्यधिक चिंता के दो गुणवत्ता आयाम आपसे पूछे गए हैं और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा रेशे की लंबाई और आपका सूक्ष्मता। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलेगा 57 देखते हैं। जब ड्राफ्टिंग के लिए 25% से 50% खिंचाव वाले निट कपड़ों का उपयोग किया जाता है तो सभी मापों में यह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपका दिया हुआ है 1 से 8 इंच कम करना पड़ता है, रिड्यूस आपका करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है 1 इंच, ऐड करना पड़ता है 1 and 8 इंच एंड आपका रिड्यूस करना पड़ता है 1 इंच। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा 1 आपका 8 इंच कम करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ड्राई स्पिनिंग का उपयोग उन पॉलीमर के लिए किया जाता है जो ऑप्शन फर्स्ट है विलायक द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित और गलनांक के करीब, सेकेंड है अप्रभावित, थर्ड है गर्मी से बुरी तरह प्रभावित एंड फोर है गर्मी से अप्रभावित। 54 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका क्या है? विलायक द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित और गलनांक के करीब। चलेगा
59 क्वेश्चन, एक डिस्क में डार्ट हो सकते हैं सीधी या घुमावदार, सीधी या प्रतिच्छेदी, थर्ड है प्रतिच्छेदित या असममिति, और फोर्थ है आपका 1, 2 एंड 3 उपरोक्त सभी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल, ठीक है, सभी आपके सही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिल्क फाइबर के पेप्टाइड बॉन्ड और सॉल्ट लिंकेज तब टूट जाते हैं जब तापमान इससे अधिक हो जाता है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 140 और 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4। सो स्टूडेंट देखिएगा, हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिए जो कि हमने कहा था, और सभी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं। कहीं हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, कहीं हमने टेक्सटाइल, तो कहीं हमने क्लॉथिंग के भी क्वेश्चंस किए हैं। और ये सेशन में आपको हेल्प मिली होगी, और ऐसा नहीं है कि जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये सेशन ना देखें। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके PYQs होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। सो बस यही कहूँगी कि लगातार सेशन लेते रहिए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं थ्योरी क्लास लेकर आती हूँ यूजीसी नेट के लिए, वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। मतलब अगर यहाँ पे लिखा है यूजीसी नेट, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूजीसी नेट स्टूडेंट ही लें। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, वो लोग भी इस सेशन को लें, क्योंकि टॉपिक अपने सिलेबस से मैच करो, और टॉपिक मैच करने के बाद आप देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, थ्योरी कहाँ चेंज होती है। तो थ्योरी जब वही है तो आराम से उसकी क्लास लो, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। और देखो, जब थ्योरी हम करते हैं उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। कई ऐसी थ्योरी कराई हैं जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किया है। अब आगे की जो हम थ्योरी सेशन ला रहे हैं यूजीसी नेट में, उसमें जैसे गेहूं के चरण आपसे पूछे जाते हैं, स्टेप्स लगाने के लिए आते हैं, तो वो यूजीसी नेट का पैटर्न है, तो वहाँ वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस हिसाब के क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं, हमें उसी हिसाब के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहती है ना उन्हीं क्वेश्चनों की। अब हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, और हम बैठ जाएं यूजीसी नेट पेपर देने को, तो क्या आपको लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके करिए। लेकिन एक चीज़ का मेरा दावा ये है कि अगर आपने थ्योरी कर ली, अगर आपने कंप्लीट, जो मैं थ्योरी सेशंस करा रही हूँ फ्री में है, कुछ भी नहीं लग रहा है स्टूडेंट, PDF भी आपको मिल जा रही है। अगर आप चाहें तो नोट्स भी नहीं बनाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो जब आपको YouTube में सुविधाएं मिलती हैं तो क्यों आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? आप उन सुविधाओं का लाभ लीजिए। बस आपको करना क्या है, चाहे आप खाना बनाते बनाते वीडियो देख लो, चाहे जैसे देख लो, लेकिन वीडियो देखो। इससे थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ेगी तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखा सकते हो। क्योंकि नॉलेज इतना नहीं है ना कि केवल हमें पेपर ही क्लियर करना है। पेपर के बाद अगर आप आगे कहीं पढ़ाओगे भी, प्रोफेसर बनोगे, पढ़ाओगे, तो आपके पास खुद का तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ा पाओगे। अदरवाइज़ आपके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज आएगा कैसे? नॉलेज थ्योरी से आएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने से आएगा, जो कि हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दें। आप लोग थ्योरी नहीं, केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देते हो, जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। थ्योरी करो और देन प्रैक्टिस करो, तब तो फिर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 100% लिख के ले लो, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब जितना आपको मोटिवेट कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ, ताकि आप सही राह पर चलें। कई बार होता है हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, बहुत सारे मटेरियल हमारे पास होते हैं, पढ़ें क्या छोड़ें क्या। तो मेरा सिंपल सा कहना बस यही है आपसे कि अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका थ्योरी, देन आपका क्या होता है MCQs। अगर आपने थ्योरी MCQ के साथ साथ PYQ भी कर लिए तो बस आपका क्लियर। इतनी चीज़ें कर लो
बस फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस केवल प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। सो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। आपने ये सेशन देखा और आपको इससे हेल्प मिली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।